सब हम सब तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर सीटेट जुलाई 2024 की, जिस दौरान मैं आप लोगों को साइंस का एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस करवा रही हूँ। इस दौरान मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी 5 क्लासेस शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें से एक क्लास में मैं आप लोगों के साथ में साइंस का सिलेबस, उसकी स्ट्रैटेजी, उसका जो भी उसको लेकर जो है किस तरीके से हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं और उसका पेपर पैटर्न डिस्कस कर चुकी हूँ। और एक आप लोगों के साथ में एनसीईआरटी की क्लास का टॉपिक फूड एंड इट्स कंपोनेंट, और साथ ही साथ उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 6, 7, 8 की क्लास में से जो भी पूछे गए हैं वो सब मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। सेकंड हमारा जो टॉपिक है रेशा और फाइबर और वस्त्र और प्लास्टिक, ये टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसमें 6th क्लास के एनसीईआरटी का टॉपिक मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ, साथ ही साथ 7th क्लास का। आज की वीडियो में हम लोग 8th क्लास की एनसीईआरटी का रेशे और वस्त्र और प्लास्टिक वाले टॉपिक में से डिस्कस करेंगे। इस दौरान हम लोगों का फाइबर एंड क्लोथ्स वाला टॉपिक क्लोज हो जाएगा, और कल की वीडियो में, यानी कि आज की वीडियो के बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में रेशे और फाइबर क्लोथ्स में से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं वो सबके सब डिस्कस करूंगी। तो फिर चलिए हम हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और अपना 8th क्लास का चैप्टर डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से ही बता चुकी हूँ कि हम लोग रेशे और तंतु वाला टॉपिक कर रहे हैं, और आज की क्लास में हम लोग क्लास 8th का ये जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। क्लास 8th की एनसीईआरटी में जो भी इसके रिगार्डिंग बातें हैं उन सबको देखेंगे, और अगली क्लास में मैं आप लोगों के साथ में जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो फिर चलिए हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो टॉपिक है ये संश्लेषित रेशे, वस्त्र और प्लास्टिक है, जिस दौरान मैं आप लोगों को 2 क्लासेस पहले से बता चुकी हूँ, और रेशों के बारे में जितनी भी बेसिक बातें थी वो सब मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। हम लोगों को पता है कि प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं और संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इस चैप्टर के माध्यम से अगेन से बता देती हूँ। देखिए, प्राकृतिक रेशे वे होते हैं जो हम लोगों को प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे पौधों या फिर जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कपास हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया, जो हम लोगों को जो है वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक बोलते हैं। और दूसरी ओर जो रेशे होते हैं वो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, संश्लेषित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। अब हम इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में देखेंगे कि संश्लेषित रेशे होते क्या है, ये किस तरीके से बनते हैं, इनका उपयोग कहाँ होता है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि एक संश्लेषित रेशा जो होता है, संश्लेषित रेशे का मतलब होता है जो मानव द्वारा बना हुआ है। संश्लेषित रेशा जो होता है वो बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। एक जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक माला बनी हुई है, ये माला जो है वो छोटे छोटे मोतियों से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर छोटे छोटे मोती आपस में मिल गए हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है जब हम संश्लेषित रेशे बनाते हैं, कि प्रत्येक छोटी इकाई जो होती है वो एक रासायनिक पदार्थ ही होती है, और बहुत सारे छोटी छोटी इकाइयां, जैसे यहाँ पर मोती आपस में मिले हुए हैं, उसी तरीके से रेशों की भी छोटी छोटी इकाइयां आपस में मिल जाती हैं और बहुत सारी चीजें आपस में बना लेती है। और जब ये इकाइयां, छोटी छोटी इकाइयां जब मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं तो इसको हम बहुलक बोलते हैं, और बहुलक को इंग्लिश में पॉलीमर बोला जाता है। पॉलीमर जो होता है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, इसको आप लोग याद रखिएगा, जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है पॉली और दूसरा है मर, जिसमें पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है इकाई या फिर भाग। यानी कि एक ऐसा पॉलीमर जो बहुत सारी इकाइयों को रिपीट करने से बनते हैं, जैसे कि यहाँ हम लोग माला में, और ये जो क्लिप्स जोड़े गए हैं यहाँ की साइड में, इसको आप लोग देख सकते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स जोड़कर एक लंबी श्रृंखला जो है वो बनाई गई है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बहुलक जो होते हैं वो प्रकृति में भी पाए जाते हैं, जैसे कि कपास। कपास के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि कपास भी एक तरीके का बहुलक होता है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज जो होता है वो बहुत बड़ी ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बनता है। देखिए, ये जो लाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस जो ये क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि जो सेलुलोज होते हैं वो किन की छोटी इकाइयों से मिलकर बने हुए होते हैं, तो वो ग्लूकोज से बने हुए होते हैं। अब हम लोग कुछ संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्राकृतिक रेशो जिसमें ऊन हो गया, कपास हो गया और जूट हो गया, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं, और इस क्लास में हम लोग संश्लेषित रेशों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संश्लेषित रेशा वो होता है जो कि मानव द्वारा बनाया जाता है। देखिए, जब रेशम को प्राप्त किया गया था तो रेशम जो था वो प्रकृति से प्राप्त होता है, लेकिन रेशम को जब खरीदा जाता है तो हम लोगों को पता है कि वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, अफोर्डेबल नहीं होता है। तो फिर वैज्ञानिकों द्वारा सोचा गया कि जो रेशम से बना हुआ कपड़ा होता है बहुत ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन इसका जो टेक्सचर होता है, इसकी जो बनावट होती है वो इतनी अच्छी होती है कि जो है वो हर कोई जो है वो इसको देखकर जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो लोगों द्वारा सोचा गया कि ये इतना महंगा है, अफोर्डेबल नहीं है, तो फिर इसी तरीके का जो है
है वो एक कृत्रिम तरीके का यानी आर्टिफिशियल तरीके से इस तरीके को किस प्रकार से बनाया जाए। तो रेयॉन जो होता है वो भी रेशम का ही एक रेशम के जैसा ही होता है, रेशम की तरह ही दिखता है। अब ये रेयॉन बनता किस तरीके से है, देखिए यहाँ पर जो हाइलाइट की गई चीज़ें हैं ना वो सब आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में देखने को मिलेगी जब आप लोग प्रीवियस की प्रैक्टिस करेंगे तब। इसीलिए मैंने इन चीज़ों को हाइलाइट किया है। अब ये रेयॉन कैसे बनता है, तो ये जो लकड़ी होती है उसकी लुगदी से और उसका रासायनिक उपचार करने के बाद में बन जाती है। रेयॉन जो होता है वो कृत्रिम होता है यानी मानव निर्मित होता है या फिर संश्लेषित होता है। रेयॉन जो होता है वो काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यह जो होता है यह रेशम से सस्ता होता है और रेशम के जैसा ही होता है। यानी कि इसका भी कलर अलग-अलग होता है और रेशम के जैसा ही होता है। इसके द्वारा जो है वो ऊन के साथ में मिला देते हैं और कालीन या फिर गलीचा बना लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रेयॉन निर्मित वस्तुओं का जैसे कि यहाँ पर एक लहंगा बनाया गया है, यहाँ पर बिछाने के लिए और ये कालीन है। ये सब वैसे ही दिखते हैं, दिखने में ठीक जो होते हैं वो रेशम की तरह ही होते हैं लेकिन बने हुए रेयॉन के होते हैं। यहाँ पर उसके बाद में हमारे पास में सेकंड संश्लेषित रेशा है वो है नायलॉन। नायलॉन जो होता है वो भी मानव निर्मित होता है। इसको किस तरीके से बनाया जाता है, तो देखिए इसको भी है वो बिना किसी कच्चे माल के बनाया जाता है और ये जो होता है वो भी एक प्रकृति द्वारा प्राप्त नहीं है बल्कि मानव निर्मित होता है। इसका निर्माण जो है वो पौधों और पशुओं से प्राप्त किसी भी कच्चे माल का इसको 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल यानी बिना किसी प्रकृति के कोई चीज का उपयोग किए इसको बनाया जाता है। इसका निर्माण जो होता है वो कोयले से, जल से और वायु से किया जाता है यानी इन तीनों को मिला देते हैं और उसको बना लेते हैं। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी मैंने बताया ना कि हाइलाइटेड चीजें सारी प्रीवियस है, प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, तो आप लोग ध्यान रखिए प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो नाइलॉन। यहाँ मैंने ऊपर लिखा भी है कि कृत्रिम रेशम कौन सा हो गया, कृत्रिम रेशम तो वो हो गया रेयॉन और प्रथम रूप से संश्लेषित रेशम कौन सा हो गया, तो वो नायलॉन। ये दोनों चीजें अलग अलग है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद में यहाँ लिखा गया, अब आपको पता चल गया होगा कि रेशा नायलॉन किससे बनता है, कि जल, कोयला और वायु से बनता है। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, कि क्यों ये बनाया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए ये प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है यानी कि कठोर होता है और वजन में भी बहुत ज्यादा हल्का होता है, चमकीला और धुलने में भी आसानी होती है। और ये कपड़े बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन ये जो होता है इसकी मजबूती इतनी ज़्यादा होती है कि इसका उपयोग जो होता है वो पैराशूट, नायलॉन का उपयोग जो होता है वो पैराशूट में और जो हमारे रस्सी चट्टाने चढ़ने के लिए जो भी रस्सी होती है उसका उपयोग किया जाता है। एक नायलॉन का तार जो होता है वो इस्पात, जिसको हम लोग लोहे के नाम से भी जाने जाते हैं, लोहे से भी प्रबल होता है। तो आप लोग ये चीज़ें याद रखिएगा। उसके अलावा नायलॉन से और क्या-क्या बनाया जा सकता है, तो देखिए नायलॉन से हम लोग जुराब यानी कि जिसको हम सॉक्स बोलते हैं, रस्सी बना सकते हैं, तंबू बना सकते हैं, दाँत साफ करने का ब्रश बना सकते हैं, कारों की सीटों के ऊपर के पट्टे, स्लीपिंग बैग, ये सभी पर्दे आदि बनाए जा सकते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि इसका उपयोग पैराशूट बनाने में और जो चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि डायग्राम में गिवन है कि नायलॉन के रेशे से ये इस तरीके के ये धागे और ये धागे, ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और नायलॉन से ही बनाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस नहीं करूँगी। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि पॉलिएस्टर क्या होता है या एक्रिलिक क्या होता है। तो देखिए पॉलिएस्टर भी एक तरीके का संश्लेषित रेशा ही होता है। यह भी रेशों से बना हुआ होता है और इस तरीके की जो कपड़ा होता है उसमें सिलवटें नहीं पड़ती है, एकदम सॉफ्ट कपड़ा होता है। इतना मुलायम होता है कि इसको आसानी से हम लोग धो भी सकते हैं। और इसका यूज़ करना, इसको सीलना भी बहुत ज़्यादा जो है वो आसान होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो पॉलिएस्टर के कपड़े का ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक मैंने फिर से हाइलाइटेड चीज़ लिखी है, यहाँ लिखा हुआ है कि टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। टेरिलीन के बारे में आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसका जो धागा होता है वो इतना ज़्यादा पतला होता है कि इसको आसानी से खींच भी सकते हैं और बिना किसी अन्य तंतु समान इसको बुन भी सकते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन आप लोगों को पढ़ने लायक दिखेगी कि टेरिलीन जो होता है वो एक पॉलिएस्टर होता है और ये भी मानव निर्मित होता है। इसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है फिर से हाइलाइटेड। ये हाइलाइटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा गया है कि पेट, जिसको हम पीईटीपी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। ये जो फुल फॉर्म है ये आप लोगों को क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी, 100% देखने को मिलेगी। अब ये पेट क्या होता है, तो देखिए ये भी एक तरीके का पॉलिस्टर ही होता है जिसका उपयोग जो होता है वो बॉटल्स बनाने में, बर्तन बनाने में, फिल्म तार बनाने में और भी बहुत सारे उत्पाद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर एक ब्लॉक में दिया गया है कि पॉलिएस्टर क्या होता है। तो देखिए पॉलिएस्टर जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है पॉली और एक होता है एस्टर। एस्टर क्या होता है, देखिए एस्टर जो होता है वो एक रासायनिक पदार्थ होता है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। एस्टर का उपयोग आप लोगों को पूछा जा सकता है। इसके द्वारा जो है
देखिए, पॉली का मतलब क्या होता है बहुत सारे, एस्टर का मतलब क्या होता है जो फूलों को गंध प्रदान करते हैं या फिर फलों को गंध प्रदान करते हैं, तो बहुत सारे एस्टर्स की कणों को आपस में मिला देते हैं तो उसको हम लोग पॉलिएस्टर बोलते हैं। अब पॉलिएस्टर द्वारा भी अलग-अलग तरीके के कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे कि पॉलीकॉट बनाते हैं, पॉलीवूल बनाते हैं, बस ये नाम में चेंजेस होते हैं, दिखने में सब एक जैसे दिखते हैं। जब हम कपड़ों को धोते हैं तो हमें फ़र्क नज़र आता है। टेरिकॉट भी बनाया जाता है और जैसा कि नाम से हम लोगों को पता है कि जो रेशे होते हैं, देखिए पॉलीकॉट जो होता है वो पॉलिएस्टर में कपास को मिलाते हैं तो पॉलीकॉट बन जाता है और पॉलिएस्टर में जब ऊन मिलाते हैं तो पॉली वूल बन जाता है। ये ग्रीन कलर में जो हाईलाइट चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी गई है। आप लोग याद रखिए, लिखा गया है कि पॉलीकॉट जो होता है वो पॉलिएस्टर कपास से मिलकर बना है, पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन से बना हुआ है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जब सर्दियों में वस्त्र पहनते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग शॉल पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं और ऊनी वस्त्र पहनते हैं। और जो हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं क्या वो वास्तव में प्रकृति से बनी प्राप्त जो ऊन होती है उससे प्राप्त होते हैं? लेकिन देखिए कई बार जो होते हैं ऐसे हम लोगों को ऊन प्राप्त हो जाती है, ऊन से बने हुए स्वेटर मिलते हैं जो प्रकृति से बनी हुई ऊन से प्राप्त नहीं होते हैं। वो सिर्फ उनके जैसे दिखते हैं, यानी कि वे भी संश्लेषित होते हैं और जो संश्लेषित रेशों से तैयार करते हैं जो ऊनी कपड़े होते हैं उसको हम लोग एक्रेलिक बोलते हैं। यानी कि ऐसा संश्लेषित रेशा जिनसे ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं उसको एक्रिलिक बोला जाता है। ये जो होते हैं वो ऊन, वैसे ऊन काफ़ी महँगी होती है बट जो एक्रिलिक कपड़ा होता है वो ऊन से काफ़ी सस्ता होता है और इससे बनी हुई चीज़ें जो होती है वो आसानी से हमें उपलब्ध भी हो जाती है, टिकाऊ भी होती है और ये जो होता है वो ज़्यादा फेमस भी होता है और मैक्सिमम लोगों द्वारा इसका यूज़ भी किया जाता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो गर्म करने पर आसानी से पिघल जाते हैं, इसीलिए हम लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जो लोग होते हैं वो मना करते हैं कि जब गर्म चीज़ में हाथ लगाया जाता है, जैसे कि किचन में हो गया, हम लोग जब यूज़ करते हैं या फिर जब आग वाली जगह होती है तो वहाँ पर संश्लेषित रेशा का उपयोग नहीं करना चाहिए, पॉलिस्टर नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये कपड़ा इस तरीके का बना हुआ होता है कि ये आग पकड़ लेता है और आग पकड़ने के बाद में इसका कपड़ा पिघल जाता है जो शरीर पर चिपक जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसीलिए जब हमारी माताजी या हमारी मदर जब किचन में काम करती हैं तो कभी भी पॉलिस्टर के बने हुए कपड़े नहीं पहनते हैं। रसोई घर में साथ ही साथ प्रयोगशाला में कभी भी संश्लेषित वस्त्र हम लोगों को नहीं पहनने चाहिए। उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं प्लास्टिक के बारे में। वैसे तो आप लोगों को प्लास्टिक की थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि प्लास्टिक क्या होता है। देखिए प्लास्टिक जो होता है वो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। जैसे कि हम लोग अगर मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं या फिर कोई भी आइटम लेने जाते हैं तो वो हर चीज़ हम लोगों को प्लास्टिक के बैग में डाल के देते हैं। प्लास्टिक जो होता है वो हमारे लिए लाभदायक भी होता है, साथ ही साथ हमारे लिए हानिकारक भी होता है। जैसे कि यहाँ पे प्लास्टिक से बनी हुई कुछ चीज़ें दी हुई है, कुर्सी है, टेबल है, मग है और खिलौने हैं। बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो प्लास्टिक से ही बनती है। अब ये प्लास्टिक क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे, प्लास्टिक किससे बना हुआ होता है और इसका हमारा दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और किस तरीके से ये हानिकारक है, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर पॉलीथीन के बारे में कि पॉलीथीन जो होता है वो पॉली और एथीन से मिलकर बना हुआ होता है, यानी कि ये भी प्लास्टिक का ही एक उदाहरण है। यानी पॉलीथीन जो हम सब्जी वगैरह लेके आते हैं ना वो पॉलीथीन होती है और वो पॉलीथीन जो होती है वो प्लास्टिक की ही बनी हुई होती है और उपयोग में आने में पॉलीथीन की सामान्यतः हम जो है पॉलीथीन की थैलियों का ही उपयोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्लास्टिक जो होता है वो भी 2 तरीके का होता है। एक होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है जो गर्म करने पर आसानी से पिघल जाता है, आसानी से मुड़ सकता है, वो थर्मोप्लास्टिक होता है। जैसे कि आप लोगों का पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया। उसके बाद में थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जैसे खिलौने, कंघे और विभिन्न प्रकार के पात्र जो बड़े पैमाने पर हम लोग उपयोग करते हैं। उसके बाद में ये तो हो गया हमारा थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक, और इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद में हम लोग देखेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो देखिए सेटिंग प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको एक बार अगर संचय में ढाल दिया तो उसके बाद में कितनी भी ऊष्मा दे दी जाए या कितना भी गर्म कर दिया जाए वो वापस जो होते हैं वो अपने आकार में नहीं आ सकते हैं। जैसे कि बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया। बेकेलाइट और मेलामाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जैसे बेकेलाइट जो होता है वो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसीलिए बिजली के स्विच होते हैं, विभिन्न बर्तनों के हत्थे होते हैं, इनको बनाने में बेकेलाइट का ही उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन सिंपल सा बनेगा कि आपके घर में जो बना हुआ स्विच है, जैसे आप पंखा चालू करते हैं, वो किसका बना हुआ होता है? बेकेलाइट का होता है या मेलामाइन का होता है? तो ऑब्वियसली वो बेकेलाइट का ही होता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे मेलामाइन क्या होता है। तो मेलामाइन जो होता है वो आग प्रतिरोधक होता है, यानी कि ऊष्मा को सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है और फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब आप लोगों को 2 बातें याद रखनी है। बेकेलाइट का उपयोग जो होता है वो
किसमें किया जाता है, तो वो किचन में किया जाता है। यानी कि बेकेलाइट का उपयोग जो होता है वो ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो बेकेलाइट का उपयोग स्विच वगैरह बनाने में किया जाता है, और मेलामाइन का उपयोग जो होता है वो प्लास्टिक की अपेक्षा ज़्यादा ऊष्मा को सहन कर सकता है। इसीलिए रसोई के बर्तन वगैरह जो होते हैं वो मेलामाइन से बनाए जाते हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी गिवन है, जैसे थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक हो गया, यहाँ पर जो है वो स्विच बोर्ड दिया गया है, रसोई के हत्थे और कुछ प्लेट वगैरह दी है। और प्लास्टिक हो गया, जिसको जो है वो पिघाल कर आसानी से किसी दूसरे शेप में ढाला जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो थर्मोप्लास्टिक है। ये प्लास्टिक से बनी हुई कुछ चीज़ें हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्लास्टिक जो होता है वो विकल्प, यानी कि प्लास्टिक जो होता है आजकल हम लोग देखते हैं कि मार्केट में हर चीज़ जो है वो हम लोगों को प्लास्टिक में ही देखने को मिलती है। तो इसका कारण क्या है कि क्यों इतना प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, एक तो इसका हल्का भार होता है, कम कीमत होती है, अच्छा चलता है, उपयोग में भी आसानी होती है। इसीलिए, और इतना हल्का होता है कि प्लास्टिक का उपयोग आजकल कारों में, वायुयान, अंतरिक्षयान आदि में भी करने लगे हैं। उसके अलावा सजावट की चीज़ें होती हैं, फर्नीचर हो गया, चप्पल हो गया, इन सब में भी आजकल प्लास्टिक का उपयोग ही किया जाता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं प्लास्टिक जो होता है वो अनअभिक्रियाशील होता है। जैसे कि लोहे की वस्तुओं को जब हम लोग यानी कि नमी में छोड़ते हैं, और जब उसके ऊपर जल की क्रिया होती है तो फिर वो अभिक्रिया कर लेता है लोहा, और अभिक्रिया करने के पश्चात क्या होता है, उसमें से जो है जंग लग जाती है। लेकिन प्लास्टिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लास्टिक जो होता है वो संक्षारण आसानी से नहीं होता है। यह ना तो वायु से क्रिया करता है, ना ही जल से क्रिया करता है, रसायनों सहित होता है, और विभिन्न प्रकार के पदार्थों को संचयन करने में भी आवश्यकता होती है। इसीलिए हमेशा प्लास्टिक का उपयोग जो होता है वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसका संचारण आसानी से नहीं होता है। बट ये हमारे लिए हानिकारक भी होता है। कैसे होता है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। प्लास्टिक जो होता है वो हल्का भी होता है, प्रबल भी होता है, चिरस्थायी भी होता है। अभी इसमें तो कुछ ज़्यादा पढ़ने लायक चीज़ें नहीं हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि प्लास्टिक जो होता है वो कुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। कैसे होता है? देखिए, प्लास्टिक जो होता है वो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। इसीलिए बिजली के तार जो हम देखते हैं ना, कि बिजली के तार जो ब्लू कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, वो प्लास्टिक से ही ढके हुए होते हैं। और खाना बनाने वाले जो पात्रों के हत्थे होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। वरना ऐसा हो कि हम लोग कभी कुकर चढ़ाया और कुकर का अगर हत्था लोहे का बना हुआ हो, तो लोहा तो विद्युत का सुचालक होगा, और ऊष्मा का भी सुचालक होगा। अब वहाँ पर वो ऊष्मा लगेगी और वो लोहे का हत्था गर्म हो जाएगा, तो हम उसको पकड़ नहीं पाएँगे। इसकी जगह अगर प्लास्टिक होता है, तो प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक है, तो वो आसानी से गर्म नहीं होगा। उसके अलावा प्लास्टिक का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है, तो देखिए, प्लास्टिक का उपयोग जो होता है वो दवाई की जो टैबलेट होती है, टैबलेट की जो गोलियाँ होती हैं, उसके पैकेट बनाने में, घावों को सीने के लिए जो धागे होते हैं, यानी कि जो ना स्टेजेस लगता है ना, जब किसी को चोट लग जाती है, तो वो भी बनाते हैं प्लास्टिक के। और जो डॉक्टर्स होते हैं उनके जो दस्ताने होते हैं, ग्लव्स होते हैं, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इंजेक्शन हो गया, वो भी प्लास्टिक का ही बना हुआ होता है। इंजेक्शन की जो बॉडी होती है वो भी प्लास्टिक की बनी हुई होती है। उसके अलावा जब ग्लूकोज़ चढ़ाया जाता है तो वो भी प्लास्टिक का ही बना हुआ होता है। उसके अलावा जब हम लोग माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं, तो माइक्रोवेव ओवन में हम लोग देखते हैं कि अंदर की तरफ जो पोर्शन होता है वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। पकाने हेतु विशिष्ट अलग तरीके का प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। ओवन में ऊष्मा जो होती है वो खाद्य पदार्थ को पका देती है, लेकिन प्लास्टिक के पात्र को प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि वो अलग तरीके के प्लास्टिक का बना हुआ होता है, जो ऊष्मा पाने पर खराब नहीं होता है। उसके बाद में एक और चीज़ हम लोग देखते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस पर डबल स्टार भी लगा सकते हैं, या फिर 5 स्टार लगा दीजिए। डबल क्यों, 5 स्टार लगाइए आप इसके ऊपर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेफ्लॉन जो होता है विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक होता है, जो जल पर और तेल पर चिपकता नहीं है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि नॉन स्टिक तवे होते हैं, या फिर नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए हमेशा टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम लोग डोसा बनाते हैं, तो हम लोगों ने देखा होगा, डोसा बनाने के लिए हमेशा नॉन स्टिक तवे का उपयोग करते हैं, जो टेफ्लॉन प्लास्टिक का बना हुआ होता है। प्लास्टिक जैसा दिखता नहीं है, लेकिन प्लास्टिक का ही बना हुआ होता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे अग्निसह प्लास्टिक। देखिए, कुछ संश्लेषित रेशे ऐसे होते हैं जो आग पकड़ लेते हैं, और आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो मेलामाइन का उपयोग करते हैं। मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी हुई होती है, जो कि अग्निरोधक होती है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि प्लास्टिक जो होता है वो पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होता है। पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए हम लोगों को ऐसे प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए जो आसानी से विघटित हो सकते हैं। अब ये कौन कौन से विघटित होते हैं और कौन कौन से विघटित नहीं होते हैं, इसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हो, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि प्लास्टिक का जो उपयोग होता है, इस समस्या का निस्तारण कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए भी 2 तरीके के क्रियाकलाप किए जाते हैं। एक तो होता है प्लास्टिक जो जैव निम्नीकृत होता है, और दूसरा होता है जैव अनिम्नीकृत होता है। यानी कि ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया, जैसे कि जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं। याद रखिएगा, जो प्लास्टिक अपघटित होते हैं वो जैव निम्नीकरण, जो अपघटित नहीं होते हैं वो जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं।
यहाँ पर आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, क्योंकि है ना एग्जाम में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से जैव निम्नीकरण है, कौन से जैव अनिम्नीकरण है। उस टाइम पे हम लोग यहाँ वहाँ देखते हैं कि ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा ही नहीं था, बल्कि सारणियाँ बहुत ही अच्छे से आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया गया है, और मैं भी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत समझना हो तो आप लोग यहाँ वहाँ से हेल्प भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली गिवन है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को अपशिष्ट का पदार्थ दिया गया है। उसके बाद में देखिए, जैसे कि सब्जी और फलों के छिलके होते हैं, बचा हुआ भोजन होता है, तो वो जैव निम्नीकृत होता है, यानी कि उसको हम विघटित कर सकते हैं, कागज को विघटित कर सकते हैं, सूती कपड़े को, लकड़ी को, ऊनी वस्त्र को। ये सब की सब चीजें जो होती है वो जैव निम्नीकृत होती हैं, और बहुत ही कम टाइम में, यहाँ पर टाइम भी लिखा हुआ है कि बहुत कम टाइम में ये विघटित हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग देखें, टिन, एल्यूमिनियम, अन्य धातुओं के बने हुए डिब्बे होते हैं, या फिर प्लास्टिक की थैलियां होती है, जो बहुत साल भी लग जाए तो भी ये विघटित नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्लास्टिक का उपयोग अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा साल लेता है इसको विघटित होने में, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेही होता है, और पर्यावरण के लिए वो प्रदूषण का कारण भी बनता है। इसीलिए जब हम संश्लेषित पदार्थ को जलाते हैं तो पूर्णतः जलने में बहुत लंबा समय लगता है, जो भारी मात्रा में विषैली गैस उत्पन्न करता है। जिसका समस्या अब इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, देखिए, जब प्लास्टिक को जलाते हैं तो एक हानिकारक तरीके की जो धुआं होता है वो निकलता है, जो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे रोगों को उत्पन्न कर सकता है। अब इसका समाधान किस तरीके से किया जाए, तो इसका समाधान करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि इसको अगर हम लोग पुनः चक्रित कर दें तो बहुत ज़्यादा सही रहता है। इसीलिए हम लोग इसको पुनः चक्रित करते हैं। इसका पुनः चक्रण के द्वारा हम लोग जो है वो वापस से प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। और पुनः चक्रण के लिए हम लोगों को 5 आर का सिद्धांत जो है वो दिया गया है, जिसका पहले है उपयोग कम करना यानी रीड्यूस, पुनः उपयोग करना यानी कि रीयूज, पुनः चक्रित करना यानी रिसाइकल, पुनः प्राप्त करना यानी रिकवर, और पुनः उपयोग ना करना यानी कि रिफ्यूज। इस तरीके से 5 आदतें होती है जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहायता करती है। अब ये जो चीज़ है ना, आप लोग ये 5 आर वाली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो इसकी इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोगों को इस पूरे चैप्टर की समरी, जो हमने क्या सीखा में आप लोगों को दी गई है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति होते हैं, बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बने हुए होते हैं, इसीलिए बहुलक होते हैं। और बहुलक जो होते हैं वो अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने हुए होते हैं। जबकि प्राकृतिक रेशे जो होते हैं वो पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायन, नाम देख रहे हैं आप लोग, पेट्रो रसायन के रासायनिक प्रक्रम से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। संश्लेषित रेशों का उपयोग जो होता है वो हम लोग रस्सी, बाल्टियां, फर्नीचर, पात्र आदि बनाने में करते हैं। साथ ही साथ हम लोग वायुयान, जलयान, अंतरिक्षयान, स्वास्थ्य सेवा आदि में भी इनका उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक भी होते हैं, और विभिन्न प्रकार के रेशे जिनकी प्रबलता होती है, प्रबल होते हैं। कुछ कुछ रेशे होते हैं ना जो बहुत ज्यादा प्रबल भी होते हैं, मजबूत होते हैं। जल को चूसने की क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है, अवशोषण क्षमता ज्यादा होती है, दहन की प्रकृति भी फटाफट होती है, मूल्य भी कम होता है, और ज्यादा चलते हैं। लेकिन आजकल जो है वो प्लास्टिक के बिना जो है वो कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक जो होता है वो हमारे लिए हानिकारक होता है, इसीलिए हम लोगों को ऐसे प्लास्टिक का यूज करना चाहिए जो जैव निम्नीकरण होता है। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हम लोगों के एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं। संश्लेषित रेशे क्यों होते हैं, आप हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर में। आगे देखते हैं कि रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है, संश्लेषित रेशा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ये रेशम के जैसा होता है, इसीलिए नहीं, रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है, नहीं। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, बट इसको जो है वो संश्लेषित रेशा माना जाता है। लेकिन पूर्णतया बना हुआ संश्लेषित रेशा नायलॉन होता है, ये पूर्णतया बना हुआ संश्लेषित रेशा नहीं होता है। आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोगों को दिया हुआ है कि संश्लेषित रेशे जो होते हैं जिसको मानव निर्मित और कृत्रिम रेशे भी बोलते हैं। और संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो कच्चे माल से प्राप्त होते हैं, जिसको हम लोग पेट्रो रसायन, और प्लास्टिक जो होता है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है, जो आपस में मिलकर बहुलक बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नायलॉन रेशे से निर्मित दो वस्तुएं, फोर्थ क्वेश्चन है कि नायलॉन रेशे से बनी हुई दो चीजें हो गई, जैसे कि आप लोग पैराशूट देख सकते हैं, या फिर चट्टानों पर ऊपर चढ़ने के लिए रस्सियां। उसके बाद में हम लोग थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं, डेगजी के और विद्युत प्लग और बोर्ड। देखिए, डेगजी के जो हत्थे होते हैं और विद्युत प्लग, स्विच और प्लग बोर्ड जो होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। इसका रीजन मैं आप लोगों को दे देती हूँ। देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। अगर एक बार इनको किसी संचय में ढाल दिया जाता है तो ये वापस अपना जो शेप होता है वो बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए विद्युत प्लग, स्विच और प्लग बोर्ड जो होते हैं उसमें मान लो अगर कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लगने की संभावना रहे, तो फिर वहां पर वो जले नहीं और हमको उससे सुरक्षा मिल जाए।
उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कुछ पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं और कुछ जो होती है वो पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते हैं। तो देखिए जो भारी चीज़ें होती है जैसे कि टेलीफ़ोन के यंत्र हो गए वो पुनर्चक्रित हम लोग नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक के खिलौने भी कर सकते हैं और सामग्री में लाने वाले थैले, बॉल पेन का पेन होता है और विभिन्न प्रकार की कुर्सियाँ होती हैं और स्विच होते हैं। इन सबको हम लोग पुनर्चक्रित कर सकते हैं। वैसे पुनर्चक्रित कौन-कौन से किए जा सकते हैं और कौन-कौन से नहीं किए जा सकते हैं, इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए ये जो क्वेश्चन है वो एक होमवर्क क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएँगे क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है और आप लोगों को 6, 7, 8 के एनसीईआरटी में से सब कुछ डिटेल में बताया है। तो आप लोगों का ये होमवर्क क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे कमेंट करके बताएँगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि राणा गर्मियों की कमीज़ें खरीदता है तो वो सूती कपड़े खरीदना चाहता है। इसका कारण यही है कि जो सूती वस्त्र होते हैं वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं और कुचालक वस्तुएँ होती है अगर उस तरीके के कपड़े पहने जाएँ तो हमें गर्मी नहीं लगती है। उसके अलावा यहाँ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं कि प्लास्टिक की प्रकृति जो होती है वो असंक्षारक होती है, हम लोगों को पता है और दाँत साफ करने के जो ब्रश के हैंडल होते हैं और शूक ब्रिस्टल होते हैं वो एक ही पदार्थ के होते हैं नहीं, जो शूक ब्रिस्टल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और जो हैंडल होता है वो ज़रा-सा कड़क होता है। उसके अलावा यहाँ पर एक और मैचअप दिया गया है, इसी के साथ में हमारा ये जो टॉपिक है वो आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पॉलिएस्टर जो होता है जिसके ऐसे कपड़े होते हैं जिस पर आसानी से सलवटें नहीं पड़ती है, टेफ्लॉन जो होता है जिसके द्वारा हम लोग नॉन स्टिक जो होते हैं वो नॉन स्टिक तवा और नॉन स्टिक बर्तन बनाने में उपयोग में लेते हैं। रियोन जो होता है वो कास्ट लुगदी से प्राप्त होता है और नायलॉन का उपयोग पैराशूट और मोजा बनाने में किया जाता है। जब हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और लास्ट में जब हम ये अभ्यास प्रश्न करते हैं ना तो हम लोगों को सारी चीज़ें अपने आप माइंड में आ जाती हैं। तो इसी के साथ में हमारा ये जो चैप्टर होता है, ये जो रेशियो वाला चैप्टर है और प्लास्टिक वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस इस 3 क्लासों में से पूछे गए हैं वो सारे के सारे डिस्कस करूँगी। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।